आज अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ्स पर मौजूद हैं। आज तीसरे और आखिरी मरहले के तहत 78 असेंबली सीटों पर इंतखाब हो रहे हैं, जहां पर वोटर्स में खासा जोशो खरोश दिखाई दे रहा है। कोरोना गाइडलाइंस यानी कोविड-19 की गाइडलाइंस पर भी अमलावरी की जा रही है। लोगों को तलकीन की जा रही है कि तमाम SOPs पर आप अमल करें। और साथ ही अगर ख़वातीन वोटर की बात करेंगे तो उनकी तादाद भी दिखाई दी, बड़ी तादाद कई पोलिंग स्टेशंस पर हमने पोलिंग बूथ्स पर देखा। 12:30 इस वक्त हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, वक्त बीत रहा है, वैसे वैसे वोटिंग के अमल में तेज़ रफ्तारी देखी जा रही होगी। दोपहर का वक्त रहता है, दोपहर के वक्त में थोड़ी सी धीमी रफ्तार हो जाती है। अपने नुमाइंदों से भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पर इस वक्त हालात क्या हैं, किस तरह से पोलिंग स्टेशंस पर वोट डाले जा रहे हैं, क्या उनकी तादाद बढ़ी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। किशनगंज की अगर हम बात कर लें, किशनगंज पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि किशनगंज 2019 में वहां पर ज़िमनी इंतखाब हुआ था और कमरुल हुदा यहां पर MIM ने डेब्यू किया था। अब किशनगंज में क्या कुछ सिनेरियो है, क्योंकि यहाँ मुकाबला काफ़ी कड़ा माना जा रहा है। मुस्लिम अक्सरती इलाका है सीमांचल का, जहाँ पर 4 ज़िले हैं जिसमें से किशनगंज भी है। वहाँ का जायजा हमारे नुमाइंदे ने लिया, आइए आपको दिखाते हैं। विधानसभा के अंतिम चरण का मतदान चल रहा है और अभी हम खड़े हैं किशनगंज में, और किशनगंज के भारत और नेपाल के सीमा पर। और आपको बता दें कि भारत और नेपाल के ये बॉर्डर है, वहाँ पे सख्ती जो है वो किस कदर बरती जा रही है देख सकते हैं। और यहाँ पे एक तरफ मतदान चल रहा है और दूसरे तरफ यहाँ पे SSB के जो जवान हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं और सीमा रेखा के सुरक्षा पर। आपको बता दूं कि ये जो देख रहे हैं यहाँ से ठीक आगे का जो मेड़ का इलाका है वो पूरा नेपाल में पड़ता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे नेपाल के कई किलोमीटर के जो इलाके हैं वो बिल्कुल ओपन है। वहाँ पे यहाँ से बाउंड्री की हुई नहीं है, बेड़ा नहीं लगाया गया है, जिसके कारण ये हमेशा खतरा बना रहता है कि यहाँ पे किसी भी ढंग से वोट के समय जो है कहीं से कोई कोताही ना हो, कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो पाए। इसको लेकर के लगातार जो है वो मुस्तैदी चलाई जा रही है। और जैसे आप देख सकते हैं कि डॉग स्क्वाड का टीम भी लेकर के यहाँ पे निकली गई है पूरी टीम, और लगातार इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि कहीं से भी इस सीमा रेखा से मतदान में कहीं से भी कोई भी चूक ना हो। तो ये आप देख सकते हैं कि SSB के जो जवान हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद है और सीमा रेखा पर कर रहे हैं। यहाँ पे जो रहने वाला, देखिए एक तरफ वोट चल रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पे SSB के जवान भी गश्ती कर रहे हैं। आप लोगों को कहीं भी कोई टेंशन होता है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं? नहीं नहीं, वोटिंग ठीक से चल रही है? हाँ ठीक से चल रहा है, ड्यूटी भी बढ़िया से हो रहा है। अभी जो है पेट्रोलिंग अच्छा चल रहे हैं जी, पेट्रोलिंग अच्छा चल रहा है जी। SSB के जवान जो यहाँ पे लगातार गश्त करते रहते हैं, आपको सुरक्षित महसूस करते हैं? जी जी, लगातार समझाते भी हैं? जी जी। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि भैया इधर वोटिंग हो रहा है बढ़िया से, आप लोग को भी कोई तरह का बात हो या कोई अनजान आदमी नज़र आवे, वो लोग का जो है तो निगरानी रखना। हम लोग तो अपना ड्यूटी कर ही रहे हैं, इस हिसाब से वो लोग भी ड्यूटी करते हैं। हम लोग को भी बोल रहा है कि रात बिरात कोई तरह का वैसा बात हो तो हम लोग को जानकारी देना। तो देखिए गाँव वाले भी जो है वो सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि ये सीमा रेखा पर जो नेपाल का ये बॉर्डर है, वहाँ पे आप ज़रा सोचिए कि एक कदम की दूरी पर पूरा नेपाल है, लेकिन यहाँ पे सुरक्षा रखना ज़रूरी है क्योंकि मतदान का दिन है और मतदान के दिन में किसी भी ढंग से कोताही नहीं बरती जा रही है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 इंडो नेपाल बॉर्डर। किशनगंज के इंडो नेपाल बॉर्डर से आप ग्राउंड रिपोर्टिंग देख रहे थे। हमारे नुमाइंदे वहां से तस्वीरें हम तक पहुंचा पा रहे थे। 3 मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। असफर शमसी साहब BJP से हैं और अनवर हुसैन साहब RJD से, और साथ ही साथ ऋषि साहब हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो अपना तज्जिया हमारे दरमियान रख रहे हैं। अगर उम्मीदवारों की हम बात कर लें एक बार फिर से कि तो JDU ने 37 उम्मीदवार तीसरे और आखिरी मरहले के तहत मैदान में उतारे हैं। BJP के 36 उम्मीदवार मैदान में, RJD 40 सीटों पर इंतखाब लड़ रही है, तो कांग्रेस 26 सीटों पर इंतखाब लड़ रही है। MIM भी अपनी किस्मत आजमा रही है, क्योंकि MIM लगातार कोशिशें करती रही सीमांचल के इलाकों में अपना पैर पसारने की। 16 सीटों के साथ MIM इंतखाबी मैदान में। ये VIP और CPI को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि 5-5 सीटों पर ये इंतखाब लड़ रहे हैं। और ये इंतखाब 12 मिनिस्टर्स यानी वुज़रा के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है। उनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। अनवर हुसैन साहब, आपके पास आना चाहूँगी। आपने कुछ देर पहले कहा कि MY जो फैक्टर है, इक्वेशन है, उससे हम कहीं आगे निकल चुके हैं। अब RJD A to Z पर बात करती है।
गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि अररिया में जब तेजस्वी यादव इंतखाबी तशहीर में खिताब कर रहे थे आवाम से, तो वहाँ पर खुलकर तेजस्वी यादव ने सीए और एनआरसी का मसला नहीं रखा। एक वो तबका जो सीए एनआरसी के खौफ में मुब्तला है, तो वो चाहता है कि अपने लीडर जो उनके दरमियान आए वो उनके मुद्दों को सुने और उनके मुद्दे उनके नज़दीक अहम हों। फिर इस कैसे मान लिया जाए कि आप A to Z की बात कर रहे हैं? यात्री को देख के ऐड करेंगे ना, तो यात्री उसको भाड़ा बहुत ज्यादा ऐड करो, अनवर साहब और केएनआर पे जो है वो स्टैंड बिल्कुल साफ है। जी जी, आप कहें, क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूं कि हमारी पार्टी का इनकंट्रोवर्सी नहीं आवाज रुक गया। वक्त जो है भाजपा की कोशिश है इलेक्शन को पोलराइज करने की, जाति के आधार पर और कहीं धर्म के आधार पर, कम्युनिटीज के आधार पर। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि तेजस्वी यादव ने आखिर खुले लफ्जों में क्यों नहीं कहा? उन्होंने कहा कि आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, मैं ये तो कह रहा हूँ आपसे कि हमारी पार्टी का मौका बहुत साफ रहा है और हमारी पार्टी ही ने ये असेंबली में ये रेजोल्यूशन लाया था जिसके ऊपर वो पास हुआ कि साहब बिहार नहीं जाएगा। लेकिन इस वक्त जो है, क्योंकि हम जानते हैं कि भाजपा जो है इलेक्शन को पोलराइज करना चाहती है, जाति के आधार पे और धर्म के आधार पर, कम्युनिटीज के आधार पर, भाजपा के हाथ में कोई हम इस वक्त कार्ड नहीं थमाना चाहते हैं। हम तमाम कंट्रोवर्शियल इश्यूज पर इस वक्त खामोश हैं जिनको भाजपा उठाकर इलेक्शन को पोलराइज करना चाहती है। हम उसका भी जवाब देंगे, जरा 10 तारीख निकलने दीजिए। तो फिर उन अवाम के साथ ये इंसाफ नहीं होता ना अनवर हुसैन साहब, जो आपकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं? उन्हें मालूम है कि हमारा स्टैंड साफ है इस मामले पर, वो हमारे साथ इसी के लिए खड़े हैं। तो आरजेडी मुतमईन है इस हवाले से? आरजेडी किस हवाले से मुतमईन है? आरजेडी उन दोनों मुद्दों के खिलाफ है। भाजपा का जो स्टैंड है उन मुद्दों को लेकर आरजेडी कभी उसका साथ नहीं दिया है, न आगे साथ देगी। नहीं, सीए एनआरसी हर इशू पर जो है मुंह खोलना जरूरी नहीं होता हर वक्त। इसको मुझे मालूम, हमें मालूम है। नहीं, इसका कारण है, मैं बताता हूँ क्यों नहीं तेजस्वी यादव ने इस पे क्यों नहीं बोला। मैं इसका कारण बताता हूँ। बिल्कुल तेजस्वी यादव अहम हो जाता है ये जानना ऋषि साहब। जी बिल्कुल तेजस्वी यादव ने बीजेपी के पिच पे बैटिंग करने से मना कर दिया। बीजेपी का जो स्ट्रॉन्ग इशू है सीए एनआरसी, राष्ट्रवाद, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इस पे तेजस्वी यादव बचने का प्रयास किए। तेजस्वी यादव देखे होंगे कि आपने अंतिम फेज में एक डेवलपमेंट देखा होगा कि योगी जी का बयान सीए एनआरसी को और उसके ठीक 4 घंटे बाद नीतीश कुमार का खंडन, और नीतीश कुमार ने एक तरह से आलोचना किया योगी का। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लग रहा है कि योगी के एग्रेसिव अप्रोच से बीजेपी को तो फायदा हो सकता है, लेकिन जेडीयू को भारी नुकसान होगा। और थर्ड फेज में खासकर सीमांचल वाले बेल्ट में जेडीयू के प्रत्याशी ज्यादा लड़ रहे हैं इन कंपैरिजन बीजेपी। और तेजस्वी यादव जानते हैं यदि मैं बीजेपी के ट्रैप में फंसा, चाहे वो पुलवामा का मामला हो, सीएनआरसी का मामला हो, राम मंदिर का मामला हो, तो बीजेपी के ट्रैप में वैसा ही फंसेंगे जैसे राहुल गांधी या कांग्रेस के नुमाइंदे फंसते हैं। नंबर 1। नंबर 2, देखिए राजद के जो नेता हैं, मैं उनसे भी आश्वासन चाहूंगा कि 15 सालों में जिस प्रकार से लालू यादव का कार्यकाल रहा, एक खास जाति का दबदबा रहा, चंपा विश्वास जैसा कांड हुआ, कि शिल्पी गौतम जैसा कांड हुआ, जातीय संघर्ष हुए, सिवान में एक नेता कैसे जेल से बंद होके या जेल से बाहर सत्ता को चलाते थे। तो इन चीजों को वो कैसे, तेजस्वी यादव एक यंग नेता है, अनएक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस उनको उतनी नहीं है, यदि वो सत्ता में आते हैं तो जो ये छाप राजद पे, खासकर राजद लालू परिवार पे लगा है कि उनके शासनकाल में एक जाति का वर्चस्व बढ़ जाता है, उससे छुटकारा कैसे पाएंगे? ठीक है अनवर साहब, आरजेडी दावे कर रही है कि जंगल राज जो था वो दोबारा नहीं आएगा। हालांकि आरजेडी कई महाज पर और कई मकामात पर ये कहती हुई जंगल राज था ही नहीं, लेकिन आपको ये क्रेडिट जाता है, लोग ऐसा बोलते हैं। ऐसे में ऋषि साहब ने भी कई सवाल रखे, जो पहले 15 साल थे आपके दौरे इख्तिदार के, वो दोबारा ऐसे नहीं होंगे। आज क्या
जनता से, आवाम से आप कहेंगे? हाँ, देखिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारे असफर भाई और उनकी पार्टी मैं बोलूं या आप बोलेंगी? हेलो जी आप बोलिए, आप तक मेरी आवाज लेट पहुंच रही है आई थिंक। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, हम सुन पा रहे हैं आपकी आवाज। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे असफर भाई और उनकी पार्टी ने एक ऐसी किताब पर ईमान ले आए हैं जो ये कहती है कि 100 बार किसी झूठ को दोहराओ तो वो सच हो जाता है। तो यही हुआ है, 15 साल से यही कहते आ रहे हैं, जंगल राज जंगल राज जंगल राज। हालांकि उसकी बुनियाद सिर्फ जो है हाई कोर्ट के जज का एक टिप्पणी, एक ऑब्जर्वेशन है, जिस पर अब हाई कोर्ट हमेशा ऑब्जर्वेशन तबसरे करती रहती है चीजों के ऊपर। उस पर एक बार हाई कोर्ट ने एक इशू के ऊपर कह दिया था ये जंगल राज है, इन्होंने उसको लोग बना, उसको कहानी बना दी है। भाई आप इस वक्त हर जमाने के साथ उसका इशू चलता है, ये जमाना दूसरा है। ये इस जमाने में जो आज जो नौजवान तो वही सवाल है सर, अनवर हुसैन साहब, सवाल तो वही है ना, था या नहीं था, सवाल ये है कि जो जंगल राज का टैग आपकी पार्टी पर लगा, उस टैग को धूमिल करने के लिए किस तरह से कोशिशें करेंगे, ये सवाल जनता के, आवाम के दिमाग में है। जनता के बीच में ये हमारे जो टैग ये लगा रहे हैं वो नहीं है, जनता एक्सेप्ट इस वक्त नहीं कर रही है। जनता भी उस पॉलिटिक्स को समझ रही है कि 15 साल तक झूठ बोला गया, 15 साल तक हमको बेवकूफ बनाया गया। जो आदमी रियली इस देश प्रदेश को आगे बढ़ा रहा था, जो ग्रास रूट से तरक्की चाह रहा था, डेवलपमेंट का काम करना चाह रहा था, तो आपका ये कहना है कि 15 साल के दौरे इक़्तिदार में लालू के कहीं दंगे नहीं हुए? आप राजद के नुमाइंदे से पूछिए, लालू यादव के 15 साल के कार्यकाल में 5 ऐसी सफलता बताए जो समाज को और बिहार के 12 करोड़ जनता को समझाने के लिए पर्याप्त है। 5 ऐसे महत्वपूर्ण काम लालू यादव का बताएं आप मुझे। अनवर हुसैन साहब, सबसे बड़ा जो उनका महत्व, हाँ, सबसे जो उनका अहम काम है और जिसको हिस्ट्री हमेशा याद रखेगी, जिसको हिस्ट्री नहीं बुला सकेगी, आवाम के उस तबके को, उस ग्रुप को जो हमेशा पावर सेक्टर से स्ट्रक्चर से बिल्कुल बाहर था, वो दरवाजे पर हाथ जोड़े खड़ा रखता था, उस स्ट्रक्चर को, उस सेक्टर को उन्होंने लाके सेंटर ऑफ पावर में खड़ा कर दिया। और पिछले 30 साल से पोजीशन यह है, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो उस ग्रुप को, उस जनता के उस सेक्टर को इग्नोर करके नहीं चल सकती, नजरअंदाज करके नहीं चल सकती। ये सबसे बड़ा उनका है। और उसकी वजह से, अच्छा मैंने कहा ना कि हर वक्त के साथ चीजें बदलती रहती हैं। जिस रोड की बात की जाती है, जिस बिजली की बात की जाती है कि लालू जी के दौर में लालटेन था, बिजली नहीं थी, बात सही है, लेकिन क्या सिर्फ वो पटना की स्थिति थी, सिर्फ बिहार की स्थिति थी, क्या यूपी की स्थिति नहीं थी, क्या दिल्ली की स्थिति नहीं थी, क्या दिल्ली में रात भर का शटडाउन नहीं होता था, क्या कलकत्ता में रात भर का शटडाउन नहीं होता था? बिजली की इंप्रूवमेंट ऑल ओवर इंडिया हुई है हर जगह। उसमें भी आप कंट्रीब्यूशन देखिए, सेंट्रल सब्जेक्ट है, इसका सारा फंड सेंटर से मिलता है। और ये जो हमारी जो बिहार में जो भी तरक्की की रफ्तार देखी गई है, वो मनमोहन सिंह के जमाने तक देखी गई है। जब से हमारे मोदी जी आए हैं, उन्होंने सिर्फ बिहार से वादा किया, बिहार को दिया नहीं है। हमारे नीतीश जी चीखते रह गए बिहार को स्पेशल स्टेटस देने का, आज तक वो स्टेटस नहीं मिला। अब उसके बाद भी ये पार्टी कहती है कि लोग कहते हैं कि हम बिहार को, हम तरक्की की राह पे जाना चाहेंगे। जिस पार्टी का मुखिया, प्रमुख, प्रधानमंत्री बिहार को डुबाना चाहता है, उस पार्टी के लोग बिहार को आगे कहां से बढ़ा सकते हैं? ठीक है, असफर शमसी साहब आपसे ये सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि 15 साल आपकी सरकार रही। एक दिलचस्प मोड़ उस वक्त आया जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने खिताब में कह रहे थे कि 3 से 4 साल का अरसा हमें मिला है नीतीश कुमार के साथ काम करने का। यानी वो ये मान के चल रहे हैं कि उससे पहले का जो अरसा था वो बिहार में डेवलपमेंट का रहा ही नहीं, क्योंकि उसमें यूपीए की सरकार थी सेंट्रल में। देखिए, यूपीए की केंद्र में सरकार थी और केंद्र ने, अच्छा मैं दूसरे चैनल पे जाना है। जी बिल्कुल, बेहद शुक्रिया अनवर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना मौक़िफ़ रखने के लिए, आरजेडी का स्टैंड रखने के लिए। असफर साहब आपसे सवाल। हाँ, तो जिस वक्त यूपीए की गवर्नमेंट थी सेंटर में और बिहार में एनडीए की हुकूमत थी, तो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया यूपीए सरकार ने। नतीजतन बिहार की एनडीए सरकार ने अपने बेसिस पर, चूंकि सिंगल इंजन की सरकार थी, जब 2014 में हमारे देश के मकबूल प्रधानमंत्री वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी आए, तो डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से, और हमारे वजीर आजम बार बार कहते हैं कि भाई मैं 135 करोड़ लोगों का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास करना चाहता हूं। जब बिजली देते हैं, पानी देते हैं, सड़क देते हैं,
गैस देते हैं, पुलिया देते हैं, इंश्योरेंस देते हैं, किसान निधि करते हैं, तो कभी भी जब राशन देते हैं देश के 80 करोड़ लोगों को, तो उसमें कास्ट, क्लास, क्रीड, अगड़ी, पिछड़ी, हिंदू, मुस्लिम नहीं देखते हैं। अनवर साहब तो चले गए, वो जवाब नहीं दे सके, और बहुत अच्छा जो एनालिसिस्ट कर रहे थे उन्होंने पूछा भी सवाल। अब तो वो है नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपके टीवी के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि 118 नरसंहार आरजेडी के पीरियड में हुए थे। ये क्या बोलेंगे? अब ये जो बोल रहे हैं MY समीकरण, ये चाहते हैं कि MY समीकरण को हम मजबूत रखें, ये नहीं बोल सकेंगे। इसलिए कि देहात में एक कहावत है, राम खुदैया, यानी आधा राम आधा खुदा, वो आदमी कहीं नहीं रहता है, तो वो बीच में डूब जाता है। तो इनकी यही हालत हो गई। ये अब राम खुदैया की हालत में है, यानी कि जब ये गए किशनगंज में या वहां की सभाओं में, सीमांचल में, तो वो समझ रहे थे इस बात को कि हमारा फोकस डेवलपमेंट पर है, एनडीए डेवलपमेंट पे काम कर रही है। और जिन बातों का उन्होंने जिक्र किया, चाहे हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी की जिक्र किया और नीतीश जी का, मैं बड़े साफ गोई से बताना चाहता हूं, योगी जी ने क्या कहा कि जो बाहरी है, जो बाहरी घुसपैठिया है, जो आतंकवादी है, यानी कि जो हमारे देश में बाहर से आया है, वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। नीतीश जी ने क्या कहा कि जो हालांकि कानून बन गया है, लेकिन हालांकि ये कानून बन गया है सीए। मोहतरमा 1 मिनट सुनिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। बोलिए, फिर मैं आपसे सवाल करती हूँ। सुन रही थी अनवर हुसैन का, सुन रही थी, अब हम बोलने लगे, मैं उनकी बातों का जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, आप जवाब दे दीजिए, मन भर के बाद जवाब दीजिए। ठीक है, मैं सुन रही हूँ। जो नीतीश जी ने कहा कि जो इस मुल्क में है, जो इस राज्य के हैं, उनको डरने का कोई सवाल नहीं है। देयर इज नो कंट्राडिक्शन द स्टेटमेंट ऑफ योगी जी एंड नीतीश जी। नीतीश जी ने भी वही बात कही कि जो हिंदुस्तान में है, जो बिहारी है, आपको कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिखता। सर, मैं यहाँ पर रोकूंगी आपको कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिखता, तो फिर नीतीश कुमार ने सफाई क्यों दी? अगर योगी आदित्यनाथ ने बात करी थी तो जाने देते। उन्होंने कहा जो बिहार से लोगों को बाहर करने की बात कहते हैं, हम सबको साथ लेकर चलेंगे, फिर तो उन्हें भी जिक्र करना चाहिए नीतीश कुमार को कि जो बाहर के होंगे हम उन्हें निकालेंगे। जो बिहार में जन्म लिए योगी के बयान पे, जो बिहार में जन्म लिए हैं, जो बिहार के हैं, जो हिंदुस्तान के हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं है। एनआरसी से क्या डरने की जरूरत है? सीए से क्या डरने की जरूरत है? ये गलत ढंग से इंटरप्रेट किया। और योगी जी ने भी यही कहा कि जो बाहरी है, जो बाहर से आया है, जो घुसपैठिए है, जो आतंकवादी है, उसकी खैर नहीं है। तो सवाल ये है कि हम नेशन को फर्स्ट मानते हैं, नेशन फर्स्ट, सोसाइटी सेकेंड एंड सेल्फ लास्ट। ये बीजेपी का विजन है। हम राष्ट्र के सुरक्षा के मुद्दे पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। लेकिन कांग्रेस वाले क्या करते हैं? मुझे सबूत दो, ऐसा क्यों हुआ? अरे भाई, आपके शशि थरूर क्या बोलते हैं पाकिस्तान में जाकर के? आप हिंदुस्तान के वजीर आजम का मुखालफत करते हैं, और पाकिस्तान दुनिया में जाकर के आपको जमीनी हकीकत पता है सर? 19 लाख ऐसे लोग आसाम से एनआरसी की लिस्ट से बाहर किए गए हैं, जिनके कुछ बच्चे हिंदुस्तानी करार दिए गए हैं और उनके वालिद गैर मुल्की हैं, विदेशी हैं, उसमें हिंदू हैं। देखिए, 20 लाख में सबसे ज्यादा हिंदू है। 14 से 15 लाख तादाद हिंदुओं की है। हाँ, ठीक है, तो कुछ एरर है, ऐसा थोड़ी है कि तो वही मतलब मैं कह रही हूँ, फिर ये एरर क्यों? जब उनके वालिद हिंदुस्तानी नहीं तो बच्चे हिंदुस्तानी कैसे हो गए? सुन लीजिए, जब वोटर लिस्ट बनता है उसमें एज है 40, लिखा जाएगा 60, तो वो करेक्ट होता है, वो करेक्ट होता है। मेरे कहने का कुल मिलाकर के लबोलबाब ये है कि एनआरसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। जो हिंदुस्तान में जन्म लिया है, जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, उसको आप क्यों डरा रहे हो सीए से? क्या है सीए? आप इस बात तो फिर 19 लाख लोग कौन है सर? मैं तो क्या कह रहा हूं कि जो लोग भी बाहरी हैं, हाँ। अगर कुछ एरर हो गई, कुछ एरर 19 लाख है सर, इनकी तादाद बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी। वो जो एरर, फिर आपकी सरकार पर क्यों सवाल उठता है कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बातें तो करती है, लेकिन सबको साथ लेकर नहीं चलती है? हम सबको साथ लेके चलते हैं। इस डर को दूर क्यों नहीं करते? रोड बना तो सबके लिए बना। नहीं, आप ये बताइए कि अभी खवातीन को 25% से ज्यादा अकलियत खवातीन को जो है गैस सिलेंडर मिला, तो कैसे नहीं मिला? रोड बना तो क्या उस पर कोई हिंदू चलेगा? सब कास्ट के लोग चलेंगे ना। कनेक्टिविटी बेटर होगी, रोड होगा, इंस्टीट्यूशंस बेटर होंगे, गुणात्मक शिक्षा का विकास होगा। आज ऑनलाइन शिक्षा चल रही है,
तो कहीं पर लिखा हुआ है सारे बच्चे आज टेलीफोन लेके गांव में भी क्लासों से जुट रहे हैं। तो हमने ठीक है, बीजेपी दूसरे मुल्कों के माइनॉरिटीज का ख्याल रखती है, लेकिन अपने मुल्क के माइनॉरिटीज का ख्याल क्यों नहीं रखती? देखिए ऋषि मिश्रा साहब, ये मुद्दा उस वक्त बहुत उठा था, जोरों शोर से हमने देखा था कि खवातीन इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड करती हुई नजर आई थी। सबके जहन में यही सवाल था कि जब दूसरे मुल्कों के माइनॉरिटीज की आप बात कर रहे हैं तो अपने मुल्क की क्यों बात नहीं कर रहे? पहले तो अपने मुल्क की करना चाहिए। सुनिए, एज ए ट्रिपल तल्ला एट ए ग्लांस जो देने का था, अभी सीएनआरसी पे बात कर रहे हैं ऋषि साहब। नहीं, किसी नहीं, आप जब बोल रही हैं आप रिएक्शन बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, मैं जवाब दूंगा, आपका रिएक्शन लूंगी, आपका रिएक्शन लूंगी, असफर साहब आपको मौका दूंगी। काफी देर से आपको सुन रहे थे नाज़रीन। ऋषि साहब देखिए, जिस चीज की बात हो रही है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दूसरे इशू पे आएंगे। देखिए कहीं न कहीं देखिए ये इन मुद्दों को क्यों उभारा जाता है? हाँ। आप भी पत्रकार हैं, इन मुद्दों को क्यों उभारा जाता है? भावनात्मक मुद्दा, भावनात्मक मुद्दे से कहीं न कहीं हर पॉलिटिकल पार्टियों का कहीं न कहीं अपना एक राजनीतिक लाभ और लाभ का ये मुद्दा ये रहता है। देखिए हमारे देश में 138 करोड़ ऐसे ही पॉपुलेशन है। हम अपने 138 करोड़ देशवासियों का ये हाल है कि आपने लॉकडाउन में देखा होगा कि किस प्रकार से हमारे श्रमवीर हैं, हमारे मजदूर भाई हैं, भूखे प्यासे एक जगह से दूसरे जगह जाने को मजबूर हो गए। तो हमारे यहाँ ऐसे ही जनसंख्या विस्फोट है, तो हम अपने ही लोगों को लालन पालन नहीं कर पाते हैं, तो बाहरी लोगों को क्यों लें? जहां तक आपने एक खास तबके की बात की, क्योंकि देखिए कोई भी तबका तभी डेवलप करता है या उसकी विकास सही मायने में तभी माना जाता है जब वो आर्थिक रूप से डेवलप करता है, सामाजिक रूप से डेवलप करता है और राजनीतिक रूप से डेवलप करता है। लेकिन बीजेपी मुसलमानों की हित की बात करती है, छल में छेद करने की बात करती है, लेकिन जब राजनीतिक भागीदारी की बात आती है तो खासकर भाजपा मुसलमानों से बिदक जाती है। आज देखिए लोकसभा में 300 कुछ एमपी इनके हैं, उसमें से शायद एक भी मुसलमान एमपी को उन्होंने टिकट नहीं दिया। आप 17-18% पूरे भारत में मुसलमान हैं, क्या 17-18% में आपको अपने पार्टी के नुमाइंदगी के लिए एक भी मुसलमान सही नहीं लगा? अब बगल में जहां से डिबेट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, बीजेपी के जो विधानसभा में जो विधायकों का जो टैली है उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। क्योंकि तो आप एक तरफ छल में छेद करने की बात करते हैं, बिल्कुल उम्मीदवार ही नहीं बनाते, टिकट ही नहीं देते, राजनीतिक भागीदारी से दूर रखते हैं, तो ये दोहरापन दिखता है भाजपा का। ठीक है, बीजेपी ऐसा क्यों करती है? क्योंकि आजफर शम्सी बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नुमाइंदे हैं, माफ कीजिएगा स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है। आखिर पार्टी तर्जुमान और पार्टी का स्पोक्स पर्सन तक ही ये तरक्की बीजेपी के नजदीक मुसलमानों की क्यों रुक जाती है? असफर शम्सी साहब, आखिर उन्हें क्यों भरोसा नहीं होता? उन्हें क्यों नहीं लगता कि अगर रिप्रेजेंटेशन की बात होती है तो उन्हें नुमाइंदगी भी देनी पड़ेगी? मैं बता रहा हूं, अभी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को देश का सर्वोच्च पद पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसने बनाया? बीजेपी ने बनाया। अभी राज्यसभा में हमारे 2-3 लोग हैं जो नॉमिनेट हुए। नहीं, टिकट क्यों नहीं देते सर? मैं आ रहा हूँ ना। अभी अगर गवर्नर की बात कीजिए तो केरल में देखिए आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं। सर टिकट क्यों नहीं देते? हम नहीं देते हैं, आप पिछले दरवाजे से ले आते हैं, सबको पता है। आपने 2019 लोकसभा चुनाव में एक भी मुसलमानों को टिकट दिया हो तो बता दीजिए मुझे। देखिए, टिकट हम जिताऊ उम्मीदवार को देते हैं, धर्म के नाम पे नहीं देते। और अगर मुझे लगता है कि उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सुनिए सर, तो क्या सुनिए, लोकसभा इंतखाबात में क्या पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा उम्मीदवार है ही नहीं कि जो जीत सकता है? बीजेपी को ऐसा लगता ही नहीं? नहीं, कश्मीर से दिया हमने बिहार से भी दिया था, हमने किशनगंज से। बिहार में किसको दिया? बिहार में किशनगंज से भागलपुर से, किशनगंज से कौन है? किशनगंज से कौन है एमपी? बताइए, बताइए ना, किशनगंज से कौन एमपी है? बताइए। मैं पहले की बात बोल रहा हूँ, सुन तो लीजिए। मैं 2019-2014 की बात कर रहा हूँ, जब से मोदी जी आए हैं। सर ज्यादा दूर क्यों जाते हैं असफर साहब? ज्यादा दूर क्यों जाते हैं? करीब ही रहते हैं। 2019 की बात कर लेते हैं। 10 साल हो गए, 2014 से 2019 के लोकसभा में या 2014 के लोकसभा में
या उत्तर प्रदेश में आपको अब क्या सुनने को नहीं तैयार मुसलमानों है, को सुनने को नहीं तैयार है। ऐसा कीजिए, आप भी बैठ के एनालिसिस कीजिए, आप भी बोलिएगा, आपका नहीं सुनेंगे। हमको 10 चैनल में जाना है, अगर हम अपनी बात रख रहे हैं तो हमको रखना अरे चाहिए भैया बात। सबको जाना है क्या 10 भैया चैनल बोल रहे में। हैं? हाँ तो सुनिए आप बात। आप जब बोल रहे थे तो मैं कहाँ बोल रहा था? आप तर्जुमान की तरह बोल रहे हैं कांग्रेस के। नहीं तर्जुमान की तरह नहीं बोल रहे हैं सर, नहीं, और आप क्या? अपनी बात आप रखिए, analysis नाराज करके नाराज बताइए नहीं ना। होते, ऐसे आपे से बाहर नहीं आते। जब नहीं, सवाल मैं आपसे कड़वे बाहर नहीं तीखे हो हो रहा। तो नहीं, ऐसे मैं- देखिए, तीखे मैं- सवाल हो तो मैं- ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं आना चाहिए सर। मेरे जवाब को सुनिए। मैंने कहा कि अभी किशनगंज से मुसलमान है। मैंने कहा कि बीजेपी से शाहनवाज हुसैन किशनगंज से जीते थे, और 2014 से 19 की बात करें तो वहां पे भागलपुर से शाहनवाज हुसैन थे, कश्मीर से भी मुसलमानों को मिला। इसके अलावा राज्यसभा में चाहे मुख्तार अब्बास नकवी हो, सैयद जफरुल इस्लाम हो, या मान लीजिए अभी आरिफ मोहम्मद खान, हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं मुसलमानों को, लेकिन हम अपीजमेंट कितना नहीं करते हैं। हम कितना वोट परसेंट बैंक देते हैं आप? अरे परसेंट में तो चौपट कर दिया कि संसाधनों पर मुसलमानों का अधिकार है। मुसलमान की बर्बादी का कारण कांग्रेस पार्टी है। मुसलमान को बिलो पॉवर्टी लाइन लाने वाली कांग्रेस मैं पार्टी है। मानता हूं अगर मुसलमानों की बर्बादी के लिए कांग्रेस जिम्मेवार है। तो आप भी तो छल में छेद करने का काम नहीं किया। अगर इस मुल्क का मुसलमान सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली और पॉलिटिकली पसमानदा है तो इस मुल्क में 55 सालों तक कांग्रेस ने हुकूमत किया। आप ठीक है। पहले भाई उनसे कांग्रेस के लीडर होते हैं अशफाक साहब, देखिए हाँ, कांग्रेस हाँ। के अगर लीडर होते तो जाहिर सी बात है उनसे भी ऐसे तीखे सवाल किए जाते हैं। अभी आपकी सरकार है तो आपसे किए जाएंगे। आपने नहीं देखिए हमने जब राजद के नेता से तीखे सवाल किए तो बीजेपी के नुमाइंदे खुश हो रहे थे। अब जब बीजेपी के नुमाइंदे से तीखे सवाल होते हैं तो ये गुस्सा हो जाते हैं, समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में रिजवी साहब को बनाया गया कि नहीं मिनिस्टर बनाया गया? उत्तर प्रदेश में भैया विधायकों के सूची में कितने मुसलमान विधायक है, मैं वो पूछ रहा हूँ। सर सीधी बात अशफाक साहब टिकट को लेकर हो रही है। टिकट जब दिया जाता है तब सियासी नुमाइंदगी भी होती है, और अक्सर ये कहा जाता है, बीजेपी से सवाल किया जाता है। अशफाक साहब सुन लीजिए, अक्सर ये कहा जाता है कि जो इलाका होता है और जिनके अपने खुद के मसाइल होते हैं, अगर वो सियासी नुमाइंदगी भी वैसी होगी तो बेहतर तरीके से कामकाज होगा। मैं जवाब दूं? सीमांचल में ही देख लीजिए, सीमांचल में बीजेपी ने एक मुसलमानों को टिकट नहीं दिया है। 70% आप सुन लेते हैं इनकी बात। नहीं ऐसा कीजिए ना, ऋषि साहब को फुल टाइम बैठा लीजिए, यही बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा। नहीं अशफाक साहब बोलिए। नहीं सुनिए, एनडीए ने काफी मुसलमानों को भी टिकट दिया है, अमौर से भी दिया है और भी जगह से दिया है। आपको जाकर के तो एनडीए ने दिया है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, एनडीए ने दिया है, बीजेपी ने नहीं दिया है। अरे एनडीए कौन है? भाजपा जदयू है। भाजपा जदयू आपको सुनने की बीजेपी इस इल्जाम को सही क्यों, बीजेपी इस इल्जाम को रखने क्यों देती है सर? अशफाक साहब जब आप पे सवाल ही उठते हैं कि आप मुसलमानों को टिकट नहीं देते तो देकर इस सवाल को खत्म करिए। सुनिए। किसी जमाने में 24 सीट कांग्रेस गुजरात में देती थी, उसके बाद वो 4 पे चली आई। ये सवाल आपके ही पत्रकारों ने पूछा था कि भाई 24 सीट मुसलमानों को देती थी गुजरात में, कांग्रेस 4 पे चली आई। तो जवाब था कांग्रेस वालों को कि जीतने वाले उम्मीदवार अब हमारे पास जो है हम उनको देते हैं। मेरा मानना है कि हम जस्टिस टू ऑल एंड अपीसमेंट टू नन करते हैं। ठीक है, आप कहीं कह रहे हैं कि इंसाफ आप सबके साथ करते हैं, लेकिन मुस्लिम नुमाइंदगी के हवाले से जब सवाल बीजेपी का किया जाता है तो सवाल का जवाब सही तरीके से नहीं मिलता। अशफाक साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ऋषि साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, एनालिसिस करने के लिए बेहद शुक्रिया। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए इसी के साथ रुकेंगे और जल्द लौटेंगे। पल पल की अपडेट हमारी साथी मुनज्जा आपके दरमियान होंगी और